अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब दोस्तों भाइयों का क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? जैसा कि आपको पता है कि हर एतवार को हम एक लाइव प्रोग्राम करते हैं, तो इंशाल्लाह उसी लाइव प्रोग्राम के सिलसिले में मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ जनाब। और मेरे साथ इंशाल्लाह डॉक्टर मोहम्मद बिलाल अरशद साहब होंगे। ठीक है डॉक्टर बिलाल साहब, हमारा आज का जो मौजू है वो है जानवरों में मुंहखर और गलगोटों की बीमारियों के बारे में। तो इंशाल्लाह डॉक्टर बिलाल अरशद साहब जैसे ही मुझे ज्वाइन करते हैं तो उसी वक्त हम प्रोग्राम जो है ना वो ना प्रोग्राम का आगाज कर लेते हैं। मैंने ज्वाइन किया है, तो उम्मीद है कि सब दोस्त ठीक ठाक होंगे और प्रोग्राम जी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वेलकम। जी डॉक्टर साहब, आपका आवाज कम आ रहा है, थोड़ा सा माइक जो है नजदीक करें ना आप अपने। अभी भी कम ही है थोड़ी सी। इस तरह आवाज आनी चाहिए जिस तरह मस्जिद के लाउड स्पीकर की आनी है थोड़ी, तो आवाज पहुंचे सारे भाइयों तक। नहीं आ रही आवाज आपकी अभी तक। नहीं नहीं, बिल्कुल बंद कर दिया आपने, पहले तो थोड़ी सी आ रही थी। नहीं 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 आ रही, बिल्कुल आपने बंद कर दिया है। हेडफोन उतार के कर लेना अगर वो उनके अब बगैर आ हो रही जाता है तो। जी अब आ रही है, बिल्कुल ठीक है, अब आ रही है। बिल्कुल सही ठीक आ है, रही है चलो आपकी, बगैर ठीक है। हेडफोन के। हाँ जी। जी 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी वेलकम डॉक्टर साहब, अपना तारुफ करा दें थोड़ा सा दोस्तों को जिनको पता नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम तो आपने बताया था। ठीक है जी बिल्कुल, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपना करवा देता हूँ। पहले भी बताया था। चलो जी, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद बिलाल अरशद। डीवीएम मैंने किया है जनाब यूआस से, यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज लाहौर से। और आरवीएमपी हूँ, रजिस्टर्ड मेडिकल वेटनरी प्रैक्टिशनर हूँ। पहले मनाको डेयरीज एंड प्रोडक्ट्स में काम कर चुका हूँ लाहौर। और अब जो है एक डेयरी फार्म पे हूँ, फार्म मैनेजर के तौर पे काम कर रहा हूँ। बुल्ले शाह डेयरी फार्म है ये, पत्तोकी में। तो आज हमारा जो है टॉपिक है वो दो डिजीजेस हैं जो है उसमें, एफएमडी और एचएस, मतलब मुंह खुर और गलघोटू, जो दो बहुत ही खतरनाक किस्म की बीमारियां हैं। तो उस पर आज पूरी हम डिस्कशन करेंगे, स्टार्ट लेंगे कि ये तमाम बीमारियों के बारे में जो है डिटेल जो भी होंगी वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। जी इमरान इंशाल्लाह भाई जरूर शुरू डॉक्टर करते हैं। साहब। जी जी, जो भाई सवाल करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्रोग्राम चल गया है। लास्ट वीक डॉक्टर असलम साहब से जो है ना वो रब्ता नहीं हो सका था, मेरा भी और उनका मेरे साथ, तो कोई मसला था। तो इंशाल्लाह प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। डॉक्टर साहब पहले तो मुंहखर की बीमारी के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन कर लें, ठीक है? तो जी जी बिल्कुल। ये आप हमारे दोस्तों को भाइयों को बताएं कि मुंहखर होता क्या है, ये क्या बीमारी जी क्या बिल्कुल। है, इस पर थोड़ा सा जो है ना आप जी तफसील से बताएं। जी 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 मुंह खुर जो है ना, एफएमडी, फुट एंड माउथ डिजीज, जिसको हम पंजाबी में मुंह खुर कहते हैं। इसको मुंह खुर इसलिए कहते हैं कि इसमें दो चीजें मेनली इन्वॉल्व होती हैं बीमारी में। मतलब कि मुंह और खुर दोनों पर जो है हमें इलामात वाज़े तौर पे नजर आती हैं। मुंह के अंदर छाले बन जाते हैं जानवर के। और जो है ये असल में बीमारी है क्लोवन फुटेड जानवरों की। ऐसे जानवर जो जिनके दो खुर होते हैं, मतलब जैसे हमारे पास भैंस है, गाय है या बकरी है, इस तरह के जो जानवर हैं वो क्लूमन फुटेड जानवर होते हैं। तो इसमें इसको मुंह खुर का नाम इसलिए दिया गया है कि क्योंकि इसमें जो हमारे हमें जो अलामात नजर आती हैं ना ज्यादा, वो मुंह और खुर के अंदर जो हैं वो
वेजिकल्स बन जाते हैं जिनको हम छाले कहते हैं पंजाबी में। तो उस वजह से जो है इसको फुट एंड माउथ डिजीज इंग्लिश में कहते हैं, और हम पंजाबी में इसे मुंह खुर कहते हैं। इस वजह से जो है ना इसको मुंह खुर कहते हैं जी। तो डॉक्टर साहब, जी इमरान भाई। ये कौन कौन सा जानवर होता है जिनको जो ये बीमारी लगती है, और कौन कौन सा जानवर है जिनको ये जितने हमारे भी डेयरी फार्म। क्लोमन फुटेड जानवर है ना, जी वो जी। आमतौर पर हमारा ये ख्याल है कि ये बकरियों में ये बीमारी नहीं आती, लेकिन बकरियों में ये बीमारी जो है, बकरियां हमारी जो हैं वो कैरियर हैं इस बीमारी की। बकरियों में ये अलामत बहुत कम जाहिर करती है, लेकिन वो जो है लगातार इस इस वायरस को ना, ये एक वायरल डिजीज है, वो बाद में हम डिस्कस भी करेंगे, कॉजेटिव एजेंट। तो वायरल डिजीज है, तो वो वायरस हर वक्त फैलाते रहते हैं। बकरियां जो हैं, बकरियां बकरे जो भी हैं, वो हमने अक्सर बड़े जानवरों के साथ रखे होते हैं, तो ये वो लगातार इस बीमारी को फैलाते हैं। उनमें अलामत बहुत कम जाहिर होती हैं, लेकिन वो जो है इस बीमारी को फैलाने का एक बहुत बड़ा सबब है। कैरियर हैं, इंग्लिश में हम उनको कहते हैं, ये कैरियर हैं, ये बीमारी को कैरी कर रहे हैं। तो जितने भी क्लोमन फुटेड जानवर हैं ना, मतलब के दो खुर वाले, मतलब उन सब जानवरों में ये बीमारी आती है। मसलन गाय, गाय में, भैंस, भैंस में, बकरी में। बकरी हो गई। जी जी, भेड़ होगी, ये क्लोवन फिर फुटेड जितने भी होंगे उन सब में। ये भेड़ बकरियों में बहुत कम होती है, लेकिन जो है बकरी जो है खास तौर पर इस बीमारी की कैरियर है। तो जी इमरान भाई। डॉक्टर साहब, ये बीमारी जो है वो वैसे फैलती कैसे है, जानवरों से जानवरों तक, और आगे कैसे जाती है, इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। जी बिल्कुल। असल में ये कंटेजियस डिजीज है, इंग्लिश में कंटेजियस, जो है उर्दू में इसे हम कहेंगे मुतद्दी बीमारी है, जो कि एक जगह से, एक जानवर से दूसरे जानवर को बड़ी आसानी से लग जाती है। अगर इस बीमारी के जो हैं जितने भी फैलने के सोर्सेज हैं ना, उन पर कंट्रोल रखा जाए तो वो बहुत मुश्किल है कंट्रोल रखना, क्योंकि ये हवा के जरिए भी फैलती है, एरोसोल के जरिए। और उसके अलावा जो है, जो होता है थूक होता है जानवर का, सलाइवा, राल वगैरह, वो रिच इन होते हैं इस वायरस से। वायरस उनमें बहुत ज्यादा होता है, और थोड़ा सा भी दूसरे जानवर को लगता है तो दूसरे जानवर को ये बीमारी ट्रांसफर हो जाती है। उसके अलावा दूध जो है, दूध जो छोटे बच्चे, अगर कोई है जानवर उसका दूध पी रहे हैं, तो उसके बच्चे को ये फौरी तौर पे बीमारी हो जाएगी। दूध से भी फैलती है, और सीमन से भी फैलती है। अगर क्रॉस करवाएंगे जानवर को, अगर बुल को ये बीमारी है, तो आगे ये बीमारी एक दफा आ जाती है तो फिर जानवर रिकवर हो जाता है, लेकिन ये वो कैरियर बन जाता है, वो बहुत देर तक इस बीमारी को फैलाता रहता है। फिर इस वजह से जो जानवर सेहतमंद होते हैं उनको भी ये बीमारी लग जाती है, क्योंकि कैरियर जानवर है, उसने 3-4 साल तक शेड करना होता है, वो वायरस को फैलाने की वजह बना रहता है। इसी वजह से इस बीमारी पे जो कंट्रोल है वो बहुत मुश्किल है। तो जी डॉक्टर सर। साहब, इस बीमारी की तशखीस कैसे होगी कि हमारे फार्मर को, जो नए फार्मर हैं, ठीक है, जो स्टार्ट किया डेयरी फार्मर का, उनको तो इतना पता नहीं है जानवर को ये बीमारी लगी हुई है, ठीक है, तो उसकी अलामात, उसकी तशखीस वो कैसे पता करेंगे कि इस जानवर को वाकई जो है वो मुख्य बीमारी है, और उसको एहतियाती तदबीर जल्दी फौरन क्या करनी चाहिए जैसे ये पता चल जाए कि ये बीमारी इस जानवर को लग गई है। जी, उसकी अलामात में पहले भी ये बात डिस्कस हुई थोड़ी सी, कि जो है मुंह और जो है उसके पाँव पे छाले, लेकिन 4 दिन पहले जो है वायरस जो है वो फैलना शुरू हो जाता है जानवर में, अलामात जाहिर होने से पहले। तो जब भी अलामात थोड़ी बहुत जाहिर हो, फौरी तौर पे जानवर को बाकी जानवरों से अलग कर लिया जाए, उसकी अलहदा देखभाल की जाए। अलामात अगर जाहिर होने शुरू हो गई हैं, तब भी जानवर को दूसरे जानवरों से अलहदा कर लें। उसकी अलामात में जो है वो हाई टेम्परेचर है, मुंह और खुर में छाले बन जाते हैं, जानवर खुराक खाना छोड़ देता है, अलग थलग होकर बैठ जाता है बाकी जानवरों से। ये एक बहुत ही अच्छी चीज है कि जब भी आप मतलब डेयरी फार्म है या कहीं भी, अगर तो खुले जानवर हैं उसमें तो बहुत जल्दी पता चल जाता है। वैसे भी जब जानवर खाना छोड़ दे तो आप फौरी तौर पे, ये अलार्मिंग होता है आपके लिए, आप फौरी तौर पे नोटिस करें कि क्या वजह है, जानवर खाना पीना क्यों छोड़ गया। बीमारी की पहली अलामत यही होती है, किसी किस्म की भी बीमारी हो। तो जो है इसमें जो अलामत अगर जाहिर हो जाए जानवर में, तो उसे फौरी तौर पे, और बाकी जो जानवर सेहतमंद है उन्हें फौरी तौर पे वैक्सीन कर दें। बीमारी आने के बाद वैक्सीन का कोई फायदा नहीं है। जो जानवर अभी डॉक्टर साहब, सेहतमंद हैं इस उनको फौरी तौर पे वैक्सीन। बीमारी का इलाज क्या है, अगर किसी जानवर को मोखर हो गया, ठीक है,
तो उसकी ट्रीटमेंट भी तो कोई होगी कि वैक्सीन तो उस वक्त काम नहीं कर सकती, ठीक है, पर लेकिन आपको उसका इलाज तो करना पड़ेगा। तो उसके बारे में थोड़ी सी बता दें कि क्या क्या इलाज दस्तयाब है और क्या क्या स्टेप हमें करने चाहिए कि जानवर वो जल्दी रिकवर हो जाए इस बीमारी से। जी जी बिल्कुल। पहले बात तो मैं थोड़ी सी आपको बता दूं, ये एक वायरल डिजीज है, वायरस से फैलने वाली बीमारी है। एफ्थोवैक्स जो है इसका, एफ्थो वायरस जो है इसका जो है वो पॉजिटिव एजेंट है। पाइकोरना वैरायडी से इसका ताल्लुक है। इसकी 7 किस्में पाई जाती हैं पूरी दुनिया में। तो जो एशिया में पाई जाती हैं वो 4 हैं। वो है A, O, एशिया 1 और C। जो 3 नहीं पाई जाती हैं इधर वो हैं SAT 1, SAT 2 और SAT 3। ये थोड़ा सा वैसे मैंने बता दिया कि 7 टाइप का ये वायरस है, और इसकी आगे बहुत सारी स्ट्रेन्स हैं। और इसमें म्यूटेशन का मसला है, म्यूटेशन बहुत ज्यादा इसमें है, इस वजह से थोड़ा कंट्रोल मुश्किल है। तो जो भी वायरल डिजीज होती है उसका कोई स्पेसिफिक मतलब खास इलाज नहीं होता किसी भी वायरल डिजीज का। उसमें हम हमेशा सपोर्टिव थेरापी देते हैं। वो सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, उसको कंट्रोल करने के लिए होता है। इसके मुंह खुर के इलाज के तौर पे जो है हम फौरी तौर पे जो इस्तेमाल करते हैं उसमें हमें एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं हम। वो आप कोई भी एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर सकते हैं, आमतौर पर ट्राइबरसन का इंजेक्शन, उसमें सल्फोनामाइड्स हैं एंटीबायोटिक्स, और ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। और इसके अलावा जो भी मतलब अच्छी प्रोडक्ट हैं मार्केट में, एंटीबायोटिक आप कोई भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम किसी स्पेसिफिक बैक्टीरिया के खिलाफ नहीं यूज कर रहे हैं, हम सेकेंडरी इन्फेक्शन को बचाने के लिए। उसके साथ जो है पेन किलर लाजमी तौर पर दें। आमतौर पर देहातों में अगर आपको कुछ भी नहीं मिल रहा तो उसमें आप पैरासिटामोल की गोलियां जो हैं वो तो आसानी से मिल जाती हैं। वो जो है बड़े जानवरों को आप 10 से 12 या 15 तक, या दो जो है 20 तक भी दे सकते हैं। और छोटे जानवर को 2-3 गोलियां दे सकते हैं। तो जो है उसमें जो पेन किलर है वो जरूर दें, क्योंकि इसमें जो है हाई फीवर होता है और पेन जानवर को बहुत ज्यादा होती है। और जो मुंह और खोर पे जो छाले वगैरह बने होते हैं उनको आप KMNO4 या पिंकी मिल जाती है, उसका सोल्यूशन बना के थोड़ी सी मतलब चुटकी भर आप 3-4 लीटर में, वो इस तरह बनाना है आपने कि उसका रंग जो है थोड़ा सा गुलाबी हो जाए। उससे आपने उस वॉश करते रहना उनके लियंस को। और जो है छाले वगैरह हैं उनको वॉश करते रहें उससे उससे उसके अलावा जो है आप कोई भी पायोडीन वगैरह जो भी लगाना चाहें वो लगा सकते हैं, ताकि जो है वो उसमें मजीद इन्फेक्शन ना बने, बैक्टीरिया वगैरह ना बने। इसकी एक बहुत बड़ी वजह होती है कि मायासिस हो जाती है, मतलब कि कीड़े पड़ जाते हैं, मक्खियां वगैरह बैठती हैं ऊपर। तो बिल्कुल। उसको बचाने के लिए आप नीम ऑयल या आयोडोफार्म वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे जो है फ्लाई रिपेलेंट होगा, उससे मक्खियां ऊपर नहीं बैठेंगी। बोरोग्लिसरीन आप बना सकते हैं। 3 पार्ट आपने बोरिक एसिड लेना है, एक एक पार्ट जो है वो आपने ग्लाइसरीन लेनी है, उसको मिला के वो बोरोग्लिसरीन एक बहुत अच्छी है प्रोडक्ट। वो आप उसके मुंह वाले जो हैं छाले बने हुए हैं मुंह के अंदर उन पे लगाएं तो उससे। इसके अलावा जो है अगर बीमारी आ गई है तो उसका एक इलाज बहुत अच्छा, काफी सारे लोग जो हैं उसके बारे में नहीं जानते होंगे। उसका फायदा भी है, थोड़ा सा नुकसान भी है। उसमें है सीरम इस्तेमाल करना, शायद आप लोगों ने पहले इसको सुना हो। सीरम इस्तेमाल करना, सीरम जो है वो जो है CVDs जो भी हैं गवर्नमेंट की उन पे अवेलेबल होना चाहिए। जो फुट एंड माउथ डिजीज सेंटर है लाहौर वो सीरम तैयार करता है इसका। उसके अलावा अगर सही। कोई मतलब के वेट अच्छा है तो वो भी ऐसे जानवर से खून लेगा जो जानवर पहले से वैक्सीनेटेड है। कम से कम वो 14 दिन बाद एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं। कम से कम वो जानवर जो है वो 14 दिन से ज्यादा दिनों का वैक्सीनेटेड है, तो उससे खून लेके वो खून भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। पचास जानवर एम को एल लगा सकते हैं। या 60 ml जो है वो ब्लड लगा सकते हैं। और वो ब्लड अगर किसी जानवर को लगाना है तो बेहतर है कि वो जानवर उसका कोई ना कोई रिलेटिव हो, क्योंकि अक्सर जो जानवर हमने घरों में रखे होते हैं उनमें तो थोड़ा सा होता ही है कि वो अक्सर कोई ना कोई निकल, अगर नहीं है तो भी स्पीशीज सेम होनी चाहिए। अगर गाय है तो गाय ब्रीड भी सेम हो तो थोड़ा बेहतर हो जाता है। सही है। तो डॉक्टर साहब जब मुंह में छाले सीरम जो पड़ जाते बनाना हैं है वो जानवर थोड़ा के, सा। ठीक है, मेरा आपका राब्ता थोड़ा सा मुंतका। जी जी ठीक है। मुंह में छाले जो जी पड़ जी जाते सर। हैं तो जानवर को खुराक खाने में काफी तकलीफ होती है।
तो वो कौन सी जी जी खुराक जानवर को देनी चाहिए जिससे वो आसानी से खा भी सके और उसको तकलीफ, और मुंह के छालों के लिए भी कोई ऐसी अद्वियात हैं कि आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई ग्लिसरीन वगैरह या ऐसी चीज जो मुंह में लगा सकते हैं कि जानवर को खाने में तकलीफ ना हो? जी जी। जो है उसको फीड जो है ना वो बिल्कुल जो है नरम सब्ज चारा दें, लश ग्रीन फॉडर दें उसको, बिल्कुल नरम सब्ज चारा दें। उसके अलावा व्हीट ब्रांड जो चोकर है वो खाने के लिए दें, थोड़ा बहुत शीरा इस्तेमाल कर सकते हैं। और जानवर जब ऑफ फीड हो जाता है तो जरूरी है कि उसको फीड करवाएं। उसमें आप दूध में अंडे भी दे सकते हैं। 6 अंडे जो हैं वो 3-4 लीटर दूध में बड़े जानवर को मिलाकर दें। कुछ लोग अंडे मुंह के अंदर तोड़ते हैं, उसके उससे वो छाले जो हैं वो रप्चर हो जाते हैं, मतलब फट जाते हैं, तो जल्दी थोड़ा रिकवर हो जाते हैं। घी तो वगैरह भी जो दे है सकते हैं जानवर वो को? मैंने जी घी वगैरह भी दे सकते हैं जानवर को जिसको मोखर है जी उसको, जी घी बिल्कुल एनर्जी के बिल्कुल लिए? दे सकते हैं, लेकिन जी उसकी जी। जो है मकदार कम रखनी है। कम बाज का केजी के हिसाब से लोग देना शुरू कर नहीं देते नहीं, हैं, वो केजी नहीं, बिल्कुल भी तकरीबन गलत है। 200 ग्राम तक, 150 ग्राम तक बड़े जानवर को जो है एक टाइम। हाँ जी हाँ जी, तो दो कुछ सौ हमारे ग्राम देहातों में बिल्कुल लोग यहाँ वो तक दे गर्म, सकते हैं। थोड़ी सी गर्म रोटी पकाकर वो भी जानवर को खिलाते हैं जिससे छाले जो बिल्कुल है वो बिल्कुल वो भी इस्तेमाल, कम पड़ जाते हैं। हाँ जी बिल्कुल वो तो भी इस्तेमाल, वो भी उससे एक तो एनर्जी मिलती है जानवर को, दूसरा वो छाले उसके टूट जाते हैं तो थोड़ा जल्दी वो रिकवरी की तरफ आ जाते हैं। ठीक। तो डॉक्टर साहब जब खुरों में भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, जानवरों की जो है ना वो मुंहखुर वाले खुर के जानवर के जो खुर है वो उतर भी जाते हैं अमूमन, ज्यादातर जो है ना वो नए खुर बनते हैं। तो ऐसी तदबीरों के जानवर को साफ जगह पर बांधना चाहिए, ठीक है, खुरों पर खास नजर रखनी चाहिए, वहां पर जैसे आप कह रहे थे पिंकी या पायोडीन डालते रहें, क्योंकि कीड़ों का जो है सबसे आसान टारगेट है वो तो खुर ही होता है। ठीक, खुर में पहले सब पड़ते हैं क्योंकि वो नीचे जमीन पर होते हैं। तो उसके बारे में थोड़ी सी तफसील से बता दें। जी जी बिल्कुल। जो भी है ये सिर्फ एफएमडी के केस में नहीं, वैसे भी जो है वो जो हूफ केयर है उस वो बहुत ज़रूरी है जानवरों की। तो अगर फार्म वगैरह की कंडीशन में है तो उसमें आप फुट डिप बनाएं। उसमें आप कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन 2% तक इस्तेमाल कर सकते हैं, या KMnO4 1 से 2% वो सोल्यूशन। वो फुट डिप अगर बना हुआ होगा तो वो जानवर जो है जब भी मतलब उसमें से गुजरेगा तो जो भी इन्फेक्शन के चांसेस उसमें बहुत कम हो जाएंगे, छोटा मोटा जख्म उसका बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा। बिल्कुल दूसरा सही बात। ट्रिमिंग फुट फुट जो भी खुरों की जो है वो ट्रिमिंग बहुत जरूरी है। खुर जिसे हम बनवाना कहते हैं ना, वो साल में 2 दफा जरूर बनवाएं। अगर खुर नहीं बनवाते तो उस वजह से भी जो है ना वो ये इशू आ जाता है। तो एफएमडी में जो है एक और बहुत आम सी कंडीशन है, वो है डर्माटाइटिस हो जाती है। उसको पूडो डर्माटाइटिस भी कहते हैं। खुरों के दरमियान इंटर डिजिटल स्पेस जो दरमियान में होती है, तो मतलब छाले तो ठीक हो जाते हैं लेकिन बाद में वो डर्माटाइटिस बन जाती है, वो बहुत देर तक रहती है। उसकी वजह से जानवर जो है परमानेंटली जो है वो लेम करता रहता है, लंगड़ाता रहता है। और भी बहुत सारी इसकी वजूहात हैं। स्क्वेली उसको हम कहते हैं, एक बीमारी है उसकी वजह से दूसरी बीमारी हो जाती है। तो डॉक्टर तो साहब वो जो और भी छोटे बहुत सारी बच्चे हैं, होते फुट हैं, एंड माउथ डिजीज। छोट जी, छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, जो दूध पीते हैं, उनको तो ये बीमारी, मेरे ख्याल में उनको तो एक झटके की जरूरत होती है तो वो तो पकड़े जाते हैं, ठीक है। तो अगर एक गाय या बिल्कुल भैंस ठीक को कहा ये आपने, बीमारी बिल्कुल लग गई ठीक है, कहा। तो उसके बच्चे के लिए क्या एहतियाती तदबीर करनी चाहिए कि वो बच्चा बच जाए, क्योंकि अमूमन तो मेरा 99% छोटे बच्चे हैं वो नहीं बच सकते, जैसे ही बीमारी पकड़ लगती है उनको वो तो मर जाते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा सा, सबसे हमारा जो ज्यादा नुकसान है वही होता है, बच्चा मर गया जानवर का तो जानवर किसी काम का नहीं रहता है। तो उसके बारे में थोड़ी सी आप तफसील से बताएं कि क्या करना चाहिए बच्चे के लिए। फौरन हमें जैसे ही पता चले कि जानवर को जो है वो मुंह खुर हो गया है, तो अल्लाह करे इसका बच्चा बच जाए। जी जी बिल्कुल। ये जो बीमारी है छोटे बच्चों के लिए बहुत फैटल है, जैसा कि आपने बताया, बिल्कुल ठीक है कि उनको तो एक झटका ही इसका काफी होता है। उसके लिए बहुत जरूरी है कि जब आपको जानवर में अगर इलामात नजर आना शुरू हो गई हैं तो उस जानवर का दूध उस बच्चे को बिल्कुल ना पिलाएं। उसको अल्टरनेटिव सोर्स, दूसरे किसी सोर्स पे ले जाएं, किसी दूसरे सेहतमंद जानवर का दूध पिलाएं।
और उसको इंतहाई निगहदाश्त में। एक और वजह जो है बच्चों का ना बचना है, बच्चों पे हम इतनी तवज्जो नहीं देते। बड़े जानवर पे तो थोड़ा ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं, लेकिन बच्चों पर हम इतनी तवज्जो नहीं देते, जिस वजह से जो है वो ज्यादा जो है मसाइल आते हैं बच्चों में। सही अगर बात। बच्चे में ये इशू आ गया तो उसको एक तो सीरम इस्तेमाल करें, कोशिश करें कि जो है कोई अच्छा वेट अगर मिल जाए तो वो वैक्सीनेटेड जानवर का ब्लड निकाल के उसमें से सीरम निकालेगा। वो 60 या 50 सीसी जो है सब कट बड़े जानवर में इस्तेमाल होता है। ये जो वैक्सीन होती है, ये सीरम होता है, इनका बड़े या छोटे जानवर में डोज का थोड़ा ये इतना इशू नहीं होता है। तो वो वैक्सीन वो सॉरी सीरम इस्तेमाल करें। और दूसरा जो है उसको सपोर्टिव थेरापी जरूर दें। जानवर खाना पीना छोड़ देता है और उसमें मल्टीविटामिन वगैरह जो है उसको लाजमी दें। ये बीमारी खास तौर पे उसके हार्ट पे असर करती है छोटे बच्चों के। वायरस जो है फौरी तौर पे जाके उसके हार्ट मसल्स पे जाके इफेक्ट करता है, जिस वजह से जो है बच्चा जो है वो बहुत जल्दी जो है वो जाया हो जाता है इस केस में। तो तो उसके लिए डॉक्टर साहब यही है कि उसमें सपोर्टिव थेरापी पर आप। जी, बच्चों को तो चलो आपने बता दिया, ठीक है। तो इसका तो जो हमारे गब्बन जानवर होते हैं या गाय या भैंस होती है, ठीक है, तो उनमें क्या अलामत होती है मुखर की बीमारी, उन पर क्या असरअंदाज करती है जो बच्चा देने वाले जानवर हैं? ये जिस तरह मतलब कि मैंने बताया पहले कि ये बच्चों में खतरनाक है, उसी तरह ये गब्बन जानवर के लिए भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। उसमें बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि बच्चा वो फल गिरा देता है, जानवर अबॉर्शन करवा देता है ये वायरस। इस वजह से जो है वो गब्बन जानवर जो हैं उनकी वैक्सीन का खास तौर पे आप ख्याल करें। नहीं तो उसमें जो है बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि बच्चा जो है वो गिर जाता है जानवर का। और ये मुंह खुर एक ऐसी बीमारी है कि बाकी बीमारियां तो अगर आई हैं जानवर रिकवर हो गया है तो उसमें ज्यादा मसला नहीं है रहता। चलो जी आई है बीमारी, ठीक हो गया। लेकिन ये एक ऐसी बीमारी है जिसका असर पूरी जिंदगी में, उसकी जानवर की पूरी लाइफ समझे कि वो तबाह हो गई है, पूरी जिंदगी उसका असर रहेगा इस पे जो है सही है। वो ज्यादा उसमें जो है अलामत शो करेगा। ठीक। तो तो उसमें भी उसका बहुत ख्याल रखना पड़ता है। ये जी बीमारी जी। आने के मौसम कौन से हैं? तकरीबन साल में किस मौसम में ज्यादातर ये बीमारी जो है वो जानवरों पर असरअंदाज होती है? ये बीमारी उस वक्त ज्यादा आती है जब टेम्परेचर लो हो, टेम्परेचर कम होता है और ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है। जैसा कि हम वैक्सीन जो करते हैं ना, इसकी साल में 2 दफा आमतौर पे की जाती है, लेकिन जो इंपोर्टेड वैक्सीन हैं वो साल में 1 दफा ही होती हैं। जो इसमें जो है फरवरी मार्च के महीने में हम वैक्सीन करते हैं। तो फरवरी मार्च से ऑनवर्ड ये दोनों महीनों के आगे जो वैक्सीन हम हमेशा उस वक्त करते हैं बीमारी के सीजन से तकरीबन कोई 1-2 महीना पहले करते हैं, ताकि उतनी देर तक जानवर में जो है इम्यूनिटी डेवलप हो जाए, बीमारी से उसका मुकाबला करने की एबिलिटी उसमें डेवलप हो जाए, ताकि वो अगर बीमारी आए तो वो, इसलिए वैक्सीन जो है बीमारी के सीजन से 2 महीने पहले, 1.5 महीना, 15 दिन कम अज कम लगते हैं वैक्सीन को अपना काम करने के लिए, 2 हफ्ते 14 दिन। तो इसलिए जो सही। है फरवरी मार्च के ऑनवर्ड जो टाइम आएगा आपका सर्दी, उसमें जो है इसके ज्यादा चांसेस होंगे। उसके अलावा जो है जो वैक्सीन हम करते हैं वो इसकी करते हैं सितंबर अक्टूबर में, नवंबर तक भी करते रहते हैं। तो ठीक। जो है 2 दफा साल में वैक्सीन करते हैं। तो जिन महीनों में हम वैक्सीन करते हैं उनसे आगे जो होगा अगले महीने होंगे उनमें इसके ज्यादा चांसेस होंगे इस बीमारी के होने के। तो सही। जो अच्छी सर्दियों के वैक्सीन स्टार्ट है होने वो में, साल सर्दी में जब एक होती है दफा ही उस कर वक्त, लें तो या काफी गर्मी है। के स्टार्ट होने में? जी जी। जी तो जी डॉक्टर बिल्कुल साहब इसी तरह। इस बीमारी को खत्म करने के लिए कोई पाकिस्तान से कोई ऐसा तरीका या ऐसी चीज इजाद हुई है कि ये बीमारी बिल्कुल खत्म हो जाए? तो उमूमन ने ये बीमारी जो है वो, जैसे हमारा कुर्बानी का सीजन स्टार्ट होता है, ईद उल अजहा होती है, ठीक है, उस वक्त भी ये रूज पर होती है क्योंकि जानवरों की ट्रांसपोर्टेशन होती है। तो वो अपने साथ बीमारी एक एरिया से लेकर दूसरे एरिया तक जाते हैं, ठीक है। तो उस वजह से भी ज्यादातर तो जैसे ही हम नया जानवर लेकर आए तो हमें क्या एहतियाती तदबीर करनी चाहिए कि वो
जो हमारे ऑलरेडी जानवर हमारे पास है उसको उनको भी बीमारी ना लगे, और जो नया लेकर आए उसको वैक्सीन करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए? जो हमने नया जानवर खरीदना है उसको वैक्सीन बहुत जरूरी है। पहली बात तो जो है जानवर जब भी परचेज करें तो पहले जो है उसमें थोड़ा ख्याल कर लें कि जानवर तंदुरुस्त है बिल्कुल। तो दूसरा, जब भी जानवर लेकर आए उसको हम कहते हैं क्वारंटाइन में जानवर को रखना। 21 दिन, 14 से 21 दिन आप जो है उसको जानवर को बाकी जानवरों से बिल्कुल अलहदा रखें और वैक्सीन वगैरह उसकी करवा लें। उसके बाद उसको आप जो है अच्छी तरह जो है नहला के बिल्कुल उसको जो है मुकम्मल तौर पे डिसइंफेक्टेंट यूज करें नहलाने के लिए। उसके बाद अपने जानवरों पहले वालों में उसको आप ला सकते हैं। क्वारंटाइन में उसको जो है वो जरूरी है रखना। 21 दिन तक आप उस जानवर को, 14 से 21 दिन आप उसको बाहर रखें, क्योंकि हर बीमारी का क्वारंटाइन पीरियड अलहदा होता है। इसलिए आमतौर पर जो है वो 21 दिन है। इस बीमारी का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 2 से 10 दिन है। 2 से 10 दिन तक इस बीमारी का अटैक जो है रह सकता है। और जो है एंटीबॉडीज प्रोडक्शन के लिए वैक्सीन को है 14 दिन लगती है। अगर आपने वैक्सीन भी करवा ली है और उसको क्वारंटाइन में रखा तो आप 14-15 दिन के बाद भी इसको एडअप कर सकते हैं। लेकिन आमतौर पर 21 दिन जो है वो क्वारंटाइन पीरियड है ज्यादातर बीमारियों के लिए। तो डॉक्टर साहब इस मर्ज और की जो इसमें बेहतरीन बेहतरीन वैक्सीन कौन सी है ये भी बता दें, क्योंकि आप तो करते हैं, आपको पता होता है। थोड़ा सा इस बारे में रोशनी डालें कि कौन सी बेहतरीन वैक्सीन है, वो जानवरों को करा दें। और क्लियरली जरा थोड़ा सा बता दें कि कौन कौन से महीनों में वो लाजमी जो भी जानवर हैं, और कितनी एज तक जानवर को वैक्सीन करानी चाहिए। जी डॉक्टर जी साहब। जी बिल्कुल। वैक्सीन जो सबसे वैसे तो आप जो है वी आर आई या जो भी है नायाब है, इन ये जो भी इदारे पाकिस्तान के बना रहे हैं वैक्सीन, सब की वैक्सीन हैं, लेकिन वो ज्यादा वैक्सीन है वो साल में 2 दफा करवानी पड़ती हैं। लेकिन जो कमर्शियली जितनी भी वैक्सीन यूज हो रही है वो यूज हो रही है, इम्पोर्टेड यूज हो रही है। मैरियल कंपनी की वैक्सीन है एफ्टोवैक्स पार। वो उसकी जो डोज है वो डोज भी इसकी बहुत मुनासिब है। 2 सीसी डोज है बड़े जानवर के लिए और 1 सीसी डोज है वो छोटे जानवर के लिए। वो वैक्सीन जो है बाकी की निस्बत थोड़ी महंगी वैक्सीन है। तो वो साल में 1 दफा भी कर लें तो उससे जो है बीमारी जानवर को नहीं आती है। उसकी एक मेरे पास खाली वायल पड़ी हुई है, मैं आपको थोड़ा सा ये दिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर जी जी जरूर। अ, ये जो है वो है वैक्सीन। ठीक है। ये 50 ml की वैक्सीन जो है तकरीबन 6,000 इसकी रिटेल प्राइस है। पर तकरीबन दो ठीक। से 250 रुपये पर एनिमल की डोज बनती है। लेकिन ये सही है। अगर जानवर को बीमारी आ जाए तो उसके मुकाबले में ये बहुत कम कीमत है। अगर हम, सही। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो डॉक्टर साहब ये छोटे बच्चे होते हैं, पैदा होने के कितने दिनों बाद जी उनको जी, वैक्सीन और जो करा देनी चाहिए? वैक्सीन हम करते हैं वो हमें छोटे और बड़े सभी जानवरों में कर देनी चाहिए। तकरीबन 6 हफ्तों के ठीक। बाद बछड़ों में आप वैक्सीन कर सकते हैं। तो जो गब्बन जानवर है उनको भी करा देनी चाहिए? सबको करवा दें, कोई सबको, इशू नहीं ठीक है। होगा। अब कहते हैं लास्ट ठीक है। ट्राइमेस्टर में आप इंजेक्शन वगैरह ना लगाएं, लेकिन करवा देनी चाहिए। ठीक है, तो डॉक्टर साहब अभी चलते हैं नेक्स्ट। हमारा टॉपिक जो है गलगोटू के बारे में, ठीक है? तो थोड़ी सी उसके बारे जी में, जी, वो क्योंकि काफी मुंह खर जो भाई है ये तो कमेंट्स में भी बड़ी पूछ बीमारी रहे थी। हैं उसका। जी। जी। तो उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल बताएं कि क्या बीमारी क्या है, और ये कैसे फैलती है, इसकी अलामात क्या है? गलघोटू एक बहुत ही मोहलक किस्म की बीमारी है। तो एफएमडी में तो जानवर के मरने के चांसेस बहुत कम हैं। जो कुव्वत और मुदाफत वाला जानवर है वो बहुत कम मरता है, लेकिन उसके असर बहुत ज्यादा होता है जानवर पे, लेकिन जान बच जाती है। लेकिन ये जो है गलघोटू है, एचएसपी इसको कहते हैं। इंग्लिश में इसको हेमरेजिक सेप्टिसीमिया कहते हैं। इसका काजेटिव एजेंट जो है, जो इस बीमारी की वजह है, वो है पास्चुरेला मल्टोसेडा। वो एक बैक्टीरिया है। बैक्टीरियल डिजीज की ट्रीटमेंट तो मुमकिन होती है, लेकिन कुछ बीमारियां बैक्टीरियल ऐसी हैं कि वो उनका इंक्यूबेशन पीरियड बहुत कम है। जितना किसी बीमारी का इंक्यूबेशन पीरियड मतलब दुरानियां कम होगा, उतनी उसकी ट्रीटमेंट मुश्किल होगी, क्योंकि वो टाइम बहुत कम। शाम को अगर बीमारी हुई है, सुबह तक जानवर की डेथ हो जाएगी।
इसका जो बीमारी का दौरानिया है वो 12 घंटों से लेकर 24 या फिर 46 घंटों तक जा सकता है। ये डिपेंड करता है जानवर पे। तो जो इसका जो कॉजेटिव एजेंट, जैसा मैंने बताया है कि पास्चुरेला मल्टुसेडा इसका कॉजेटिव एजेंट है, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। तो इसका इलाज मुमकिन है, लेकिन इसका मुश्किल इस वजह से है कि इसका इनक्यूबेशन पीरियड कम है, टाइम बहुत कम मिलता है आपको। अलामत जाहिर होने तक, जब तक अलामत जाहिर होती हैं तब तक जानवर कंडीशन बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी होती है। उस कंडीशन में जो है ट्रीटमेंट जो है बहुत कम कामयाब होती है। जी सर। तो डॉक्टर साहब इसका इलाज क्या है इस बीमारी का, और इसकी रोकथाम कैसे में करनी चाहिए? इलाज पर बता दें रोकथाम के थोड़ा लिए सा। तो जैसा कि एफएमडी है, इसमें भी वैक्सीन ही इस्तेमाल करते हैं। इसकी नहीं तो वैक्सीन भी साल जो में है कितनी वो, दफा करानी चाहिए वैक्सीन इसकी? जी जी, इसकी जो वैक्सीन है वो भी साल में 2 दफा करते हैं, मई जून और नवंबर दिसंबर। इसकी साल में 2 दफा है, जो वो हमारे यहाँ प्रोड्यूस हो रही है पाकिस्तान में। जो बाहर से इंपोर्टेड है वो जो है वो साल में 1 दफा है। वो न्यू बैक्टीरिया है जो हम लोग यूज करते हैं, वो सीवा कंपनी की है। ये जरूर एचएस जरूर। की वैक्सीन है, न्यू बैक्टीरिया। सही है। तो डॉक्टर साहब इसका इलाज क्या है? अगर कोई जानवर जिसको गलगोटू की शिकायत होगी, ठीक है, ये तो इम्पोर्टेड है। हमें जल्दी इम्पोर्टेड इसका वैक्सीन पता जो है चल वो गया तो फौरन एक ही दफा साल में करवा लें। अलामत जाहिर जैसा होगी मैंने बीमारी की, बताया है कि ये बैक्टीरियल डिजीज। तो इसका इलाज क्या करना चाहिए, ट्रीटमेंट? अगर फौरन आपको इलामात उसकी जाहिर हो गई हैं तो जितनी जल्दी फौरी तौर पर एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं। जो ये है तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, लेकिन इसमें जो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स जो है ना, उनके कुछ इंजेक्शंस के मैं नाम आपको बता रहा हूँ, जो है फील्ड में उनका बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट है। वो थोड़े महंगे इंजेक्शन हैं, लेकिन फील्ड में यही यूज हो रहे हैं। उसमें है एक्सीड इंजेक्शन है, एक्सीड। इसमें ये गाजी ब्रदर्स वाले करते हैं, जो है मार्केट। उसके अलावा सेफर है, ये नौमान ब्रदर्स वाले करते हैं। उसके अलावा एक्सीफर हैं, ये एसजेजी वाले करते हैं। और ये जो इंजेक्शन हैं इनका बहुत अच्छा है। इसके अलावा आईसीआई का एक्सिनल यूआरटी इंजेक्शन है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं आप। इन 4 इंजेक्शन के अच्छे रिजल्ट हैं इस बीमारी में। उसके अलावा जो इसकी ड्रग ऑफ चॉइस में है, उसमें इसमें सल्फाडेमाडीन है, आईवी दे सकते हैं हम। उसकी मिकदार ज्यादा होती है, 300-400 ml तक हमें देनी पड़ती है वो आईवी। ग्राम नेगेटिव है तो ड्रग ऑफ चॉइस तो ग्राम नेगेटिव के खिलाफ ही बनती है, लेकिन फील्ड में जो है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम सेफलोस्पोरिन ग्रुप बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। ये चारों इंजेक्शन जो मैंने बताए हैं वो उसी ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं। इस बीमारी में आप एनसेड जरूर यूज करें साथ में। इसकी अलामत में जो है वो हाई टेम्परेचर है, ज्यादा टेम्परेचर बहुत ज्यादा जानवर को हो जाता है, मुंह खोल के सांस लेता है, गले पर सोजिश हो जाती है। इसकी जो है वो 3-4 हालतें हैं बीमारी की, जिसमें जो है वो पहली में गले में सोजिश हो जाती है, दूसरी जो है उसको उसको हम कहते हैं एडमेटस फॉर्म, एडिमा बन जाता है गले में, तो सोजन हो जाती है, उसकी वजह से सांस में उसको तकलीफ होती है। दूसरी पल्मोनरी फॉर्म है, उसमें जो है वो जो है एडिमा नहीं बनता है। उसके अलावा एलिमेंट्री फॉर्म है, जिसमें डायरिया लग जाता है जानवर को, जो जानवर का जो है रिक लग जाती है, जिसे आमतौर पर हम पंजाबी में कहते हैं जी जानवर को जो है वाह लग गई, रिक लग गई है। जो चौथी फॉर्म है उसमें सेप्टिसीमिया हो जाता है, उसमें बहुत जल्दी जानवर की डेथ हो जाती है। बैक्टीरिया जितना ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है तो ये एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, जो खून में शामिल होके जानवर को बहुत जल्दी जो है वो मौत की तरफ ले जाते हैं। जी जी। इसका जो इलाज मैंने बताया, जैसे एंटीबायोटिक इसका इलाज है। डॉक्टर असलम साहब कह रहे हैं कि आपका टाइम लिमिट क्रॉस हो गया है। ठीक है डॉक्टर साहब, सॉरी थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग गया हमारा। तो इंशाल्लाह आपका ऑप्शन अभी भी नहीं आ रहा है कैमरे वाला ज्वाइन करने का, तो थोड़ा सा चेक करें, अभी चेक कर लें तो नेक्स्ट टाइम आसानी हो डॉक्टर जाएगी। असलम। क्योंकि डॉक्टर साहब लाइव देख रहे हैं प्रोग्राम में, तो डॉक्टर साहब का ऑप्शन जो है ना वो ऐड करने का अभी भी नहीं आ रहा है साथ। तो डॉक्टर असलम सिमाब साहब का। जी डॉक्टर असलम सिमाब साहब। तो डॉक्टर साहब ठीक। बीमारी का इलाज तो आपने बता दिया, ठीक है। तो ये जो गलगोटू की बीमारी है, ये मुतअद्दी भी है, एक जानवर से दूसरे जानवर को लग सकती है, या सिर्फ ये एक ही जानवर को लगती है और उसको
दूसरे जानवरों को अलग करना पड़ता है या नहीं करना, इसके बारे में थोड़ा सा बता दे प्लीज। ये भी FMD की तरह कंटेजियस डिजीज है, बहुत ज्यादा मुतद्दी है, एक जानवर से दूसरे को जो है वो लग सकती है। रिस्पिरेटरी सिस्टम बहुत जल्दी इफेक्ट होता है। ये एक जानवर से दूसरे जानवर को बहुत जल्दी ये भी लगती है। इसलिए जो है फौरी तौर पे इस बीमारी की सूरत में भी जानवर को अलहदा कर लेना चाहिए। जी जी। तो जी सर। वैसे तो आपकी बात सही है। मैंने तो जब छोटे थे तो देखते थे गांव में अगर किसी जानवर को गुलगोटू हो गया तो उसको पूरे गांव से बाहर निकाल कर दूसरी जगह पर बांध देते थे कि यार ये ना इसको अलहदा कर दिया है, क्योंकि अगर ये गांव में रहा तो सारे गांव की जो है ना वो जानवरों को जो है ना वो इससे इफेक्ट हो सकता है। तो अभी तो ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का पता भी नहीं होगा इसके बारे में, ये ऐसा होता था, यानी पुराने लोग जानते हैं। तो अगर एक गांव में अगर गाय या भैंस को या किसी चीज को ये बीमारी गलगोटी की हो जाती तो उसको जो है ना वो लोग ऐसा करते थे, दूर खेतों में जाकर बांध देते, वहां पर टेंट वगैरह लगाकर वहीं उसकी जो है ना वो अगर ट्रीटमेंट 2-4 घंटे 10 घंटे जितना तक जिंदा रहती थी कर सकते थे करते थे वो, लेकिन वो दूर कर देते उसको। तो ये भी आपकी बात सही है कि मुंह की तरह जो है तो दूसरे जानवरों को जल्दी पकड़ लेती है बीमारी। मुंह से तो चलो जानवर जो है वो बच जाता है, उसका इलाज आप कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक लेकिन है, वो तो गलघोटू एक लगते बहुत साथ ही जानवर जो है समझ लें उसकी बहुत कम चांसेस हैं सरवाइव करने के। जी बिल्कुल। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब जी जी। जो ये जानवर हैं जिनको गलघोटू होता है, ठीक है, अगर इलाज किया जाए वो तंदुरुस्त हो जाए, वो फिर नॉर्मल हालत में आ जाते हैं वापस, या फिर भी उनको जो ये बीमारी का असर उनकी बाकी जिंदगी पर रहता है? ये गलगोटू वाले जैसे मोखर वाली आपने बताया, मोखर वाले के जानवरों के तो थनों पर भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। मोखर वाला गाय भैंस है उसके थन भी बिल्कुल जो है वो खराब हो जाते हैं, बहुत ज्यादा वो होते हैं। तो मेस्टाइटिस भी उनका भी इसकी इलाज सबसे पहले करना है, पड़ता है। बिल्कुल। दूध जानवर जो है वो उसका बिल्कुल पूरा साल दूध का खत्म हो जाता है, दूध कम कर जाता है। बिल्कुल, कुछ तो जानवर बिल्कुल ड्राई बिल्कुल हो पूरी जाते हैं। जिंदगी के लिए उसका दूध जो है वो कम हो जाता जी। है। तो इसी जितनी तरह प्रोडक्शन पे वो गलगोटू वाले जानवर है जानवरों का भी पूरी यही हाल जिंदगी होता में है वो कि नहीं आ सकता। जी गलगोटू वाले जानवर में ऐसा नहीं है। उसमें अगर आप बाद में उसको जो है उसकी अच्छी देखभाल कर लेते हैं तो उसके असरात खत्म हो जाते हैं। जी जी। बीमारी कोई भी हो उसका असर तो रहता है कुछ देर के लिए, लेकिन जो है जैसा मुंह खोर है ऐसा गलगोटू में नहीं है। डॉक्टर साहब हमारे एक ना भाई ना वो थोड़ा सा मौजू से हटकर एक सवाल पूछ रहे हैं, तो अगर आप उसके बारे में थोड़ा सा 1 मिनट में बता दें फिर प्रोग्राम बंद करते हैं। जनाब चौधरी अब्दुल रकीब अजहर इकबाल साहब हैं, वो पूछ रहे हैं कहते हैं, उन्होंने सवाल किए हैं कि भैंस का दूध कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो 2 मिनट में आप थोड़ा सा उसके बारे में बता दें, मैं भी बाद में बता दूंगा उनको, ठीक है, कमेंट करके बता दूंगा। जी बिल्कुल। भाई सिंपल सी बात है कि भैंस का दूध अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो उसकी खुराक बेहतर कर दें। पहले जो भी आप खुराक उसको उसको उसके ड्राई मैटर के मुताबिक खुश्क मादा उसका पूरा करें। ड्राई मैटर बेस अगर उसको देंगे फीड तो एक चीज होती है भाई मेरे के पोटेंशियल जानवर का जेनेटिक पोटेंशियल, अगर जानवर का 5 लीटर दूध देने का है तो आप उसको सोना भी खिलाएंगे ना तो वो 5 लीटर से बढ़ने वाला नहीं है। अगर आपकी भैंस वाकई बहुत अच्छे पोटेंशियल की मालिक है तो आप उसकी फीड को बेहतर करेंगे तो वो जरूर बढ़ जाएगा। अगर फिर भी नहीं बढ़ता तो आप उसमें मिनरल्स फीड में उसकी और जो है यीस्ट वगैरह ऐड करें। गाजी ब्रदर्स वालों का है यीस्ट और मीठा सोडा जो है 40 से 50 ग्राम वो अपनी भैंस को दें फीडिंग के साथ जो है। जी जी। कंसंट्रेट उसका जो है जितना उसका दूध है उसके मुताबिक जो है, मतलब अगर 2 लीटर पे अगर दे रहे हैं मंडा 1 kg तो उसके हिसाब से आप मिनरल्स वगैरह साथ में ऐड करें। अगर जानवर का पोटेंशियल है तो वो जरूर दूध बढ़ जाएगा उसका। अगर तो पोटेंशियल नहीं है तो फिर दूध नहीं बढ़ेगा। जितनी खुराक डालेंगे जिस हिसाब से आप उसको जो है वो मुतवाजन खुराक दें, वंडा अच्छा डालें, मिनरल मिक्सर दें, ठीक है, जानवर को दिन में पानी जितनी जरूरत है पिलाएं तो जानवर दूध दे सकता है। जानवर दूध देने के भी लेने के भी कई तरीके होते हैं, और जानवर भी दूध देने वाले होते हैं, कहीं दूध देने वाले नहीं होते हैं। जितनी मर्जी खुराक आप उनको दें, ठीक है, वो उतनी उन्होंने देना होता है।
तो नस्लों पर डिपेंड होता है, जानवर की जो है वो क्वालिटी पर डिपेंड होता है। तो डॉक्टर साहब, असलम साहब नहीं हो रहा आपका शो जो है कैमरा। तो एक एक और सवाल भाई का ने मैं सवाल थोड़ा सा किया है कि जवाब दे दूं। जो एहसन जो हलीम मुख साहब पूछ रहे हैं कि जो है, एहसन मुखर हलीम वाले साहब पूछ जानवर रहे जो है हैं वो एफएमडी गर्मी एक बहुत वायरल करते हैं। डिजीज है। जी जी, वो यही वजह है कि वायरस जो है जानवर के जिस्म में काफी देर तक रहता है, तो उसका जो है हाइपोथैलेमिक सेंटर जो इफेक्ट हो जाता है। उस वजह से जानवर का टेम्परेचर आप जब भी लेंगे वो नॉर्मल से ज्यादा ही होगा। इस वजह से जानवर बहुत ज्यादा गर्मी करता है, तो गर्मियों में आप उसे ठंडी चीजें दें। ठंडी नहलाना चाहिए उसको, जो है उसके सर पर पानी डालना जी चाहिए। जी, नहलाने पे अगर आप जानवर की हैबिट डेवलप कर देंगे नहलाने के लिए, तो वो आपको रोजाना नहलाना पड़ेगा। अदरवाइज आप नहलानी उसको चाहिए। मतलब ग्लूकोज वगैरह दें, शक्कर दें, सत्तू वगैरह, जैसे कि है मैंने कई जो हैं, इसको हम कहते हैं जी एथनो वेटनरी प्रैक्टिसेस, जो कि हमारे देसी नुस्खा जात होते हैं उसके मुताबिक। मैं एक छोटा सा जी। सवाल का तो जवाब दे दूं हसन अलीम साहब का। वो कह रहे हैं जी वायरल डिजीज है लेकिन एंटीबायोटिक क्यों यूज करते हैं, तो वो भाई मैंने पहले भी बताया कि सेकेंडरी इन्फेक्शन से बचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सेकेंडरी इन्फेक्शन बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकती है, क्योंकि बैक्टीरिया को मौका मिल जाएगा, जब लियन बनेंगे तो बैक्टीरिया बड़ी तेजी से एक्ट करेंगे ऊपर, तो इस वजह से भाई उनको बचाने के लिए एंटीबायोटिक यूज करते हैं। जी, तो मेरे ख्याल में प्रोग्राम तो काफी लंबा हो गया हमारा, तो तकरीबन आधे घंटे का जो है ना वो शेड्यूल था। डॉक्टर असलम साहब बता रहे हैं कि आपने बहुत काफी टाइम लगा दिया है। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ऑनेस्टली जो है ना वो बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आप दी है, आपने दी है। तो अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र अता करे। तो इसी तरह जो है दोबारा जो है वो मौका दे के आप लोगों की खिदमत कर सकें। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है माशाल्लाह। जो डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए हैं और दवाइयों के भी नाम बता दिए। अगर किसी भाई ने मजीद को पूछना तो इसी पोस्ट पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो डॉक्टर साहब ने पहली दफ़ा प्रोग्राम किया है, तो बहुत अच्छा माशाल्लाह। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। तो अगर ऐसे प्रोग्राम चलते रहेंगे, अगर आप सब मेंबर्स का तावन हमारे साथ रहा, ठीक है, आपकी सपोर्ट, आपका जो है वो जज्बा चाहिए हमें, और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, फीस बिल्ला कर रहे हैं, कोई किसी का लालच नहीं है किसी किस्म का। ठीक है, तो सिर्फ जो है वो लोगों को एक गाय पैदा हो सके, एक पता चल जाए कि लोगों को चौधरी क्या अब्दुल क्या मजीद प्रॉब्लम है। अजहर इकबाल साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। जी। तो अच्छा, दूसरा नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह अगर कोई प्रोग्राम होगा तो उसमें हम कमेंट्स को देखते रहेंगे। आज जो थोड़ा थोड़ा पहला प्रोग्राम था, तो इस वजह से मैं काफी नहीं सारे नहीं, भाइयों थोड़ा सा ने पहली दफा कमेंट्स में चीजें थोड़ा सा पूछते वो रहे हैं, तो उस नर्वस पे भी जो होता है है ना मैं। आदमी जो है ना। तो उसके अलावा फिर भी डॉक्टर साहब माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा हम्म। प्रोग्राम किया है। तो पॉजिटिव चीजों को जो है ना प्लीज जो है ना वो पसंद किया करें। ठीक है, ग्रुप पर तकरीबन हर हफ्ते हम कोशिश करते हैं कि एक नया टॉपिक, नेक्स्ट वीक मेरी एक और डॉक्टर साहब से बात हो रही है। ठीक है, तो कोशिश करें नए नए डॉक्टर, नए नए चेहरे आपको दिखाएं। ठीक है, तो आप को नए नए तजुर्बात से पता चलेगा। ठीक, तो यही कोशिश है मेरी भी और बाकी एडमंस की भी। तो कुछ हमारे ऐसे दोस्त भी होते हैं ग्रुप पर जो ना वो कहते हैं कि वो पंजाबी में चलते घोड़े ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਾਈ ਨਾ ਚਾਬਕ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰਨ ਦੇ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਪਲੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ जी जी ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਭਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੁਤਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਐਡਮਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਨੀ ਆ ਇੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੋਸਟ ਲਾ ਰਿਹਾ ਗਰੁੱਪ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਸਦ ਹੈ, और कुछ भी नहीं। ठीक है, या तो वैसे कोई गलत काम कर रहे हैं, ठीक है, लोगों ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਅਗਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਦਈਏ। ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੰਗੇਜ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਵਾਲਨਾਮਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਫੋਨ ਤੇ ਕੀਤੀ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਲਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਅਸਲਮ ਸਾਹਿਬ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਪੂਰਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ,
ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, जी ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਭਾਈ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਲਵਿਆ ਕਰੋ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਾ ਲਵਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤਕਰੀਬਨ 60-65 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਭਾਈ 60-65 ਹਜ਼ਾਰ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਹਰ ਵਕਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ बिल्कुल ਬਸ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਤਨੇ ਦੋਸਤ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚੇਦੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਸਤਫੀਦ ਹੋਣ ਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਛੋਟਾ ਸਾ ਮੇਰਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਕਾइंडली ਇਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲਵੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਡੇ ਐਡਮਨ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਕੁਤਾਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਕੋਲ ਹੋਈ तो मैं उसकी माफ़ी मंगना, ठीक है। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। तो इंशाल्लाह जो है वो आपसे दरख्वास्त है कि आइंदा भी अपना कीमती वक्त दें ग्रुप को, ठीक है। तो 1-2 प्रोग्राम इंशाल्लाह करते रहेंगे आपसे जो है ना, कोई ना कोई नए मौजू पर। तो हमारा मकसद है कि हर हफ्ते एक नई बीमारी हो, ठीक है। तो लोगों को पता चल जाए कि फार्मर्स को कि ये बीमारियां जन्म, क्योंकि हमारे जो नए स्टार्ट करने वाले हैं उनको कुछ चीज़ों का नहीं पता है। तो इसके लिए जो है ना वो हम प्रोग्राम कर रहे हैं। तो जज़ाकल्लाह, शुक्रिया बहुत बहुत। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, ठीक है। खुदा हाफ़िज़ साहब, मेंबर्स एडमन्स का जिन्होंने प्रोग्राम में हिस्सा लिया, जज़ाकल्लाह।